तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं। 8 जिसका नाम है दाब और बल का आपसी संबंध। तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर रहा सवाल, यहाँ पे अभ्यास का सवाल। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास का सवाल पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। एक शब्द में। पहला है, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल। तो क्या बोलते हैं? पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल को है ना गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, तो लिख लेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल बटा क्षेत्रफल। तो इकाई क्षेत्रफल मतलब क्या है? क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? एक कर देंगे। समझे? एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? दाब। ठीक है, अगला सवाल है, तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब। ठीक है, जो तरल पदार्थ है ना, ठीक है, जैसे नाव है यहाँ पे, तो ऊपर की ओर बल लगाता है तभी नहीं ये तैर रहा है। ठीक है, तो ये ऊपरमुखी दाब जो है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। ठीक है, हो गया। उसके बाद है वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है, तो उसको भी कहते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। एक्चुअल में दोनों क्या, दोनों सेम ही है। तीसरा और चौथा, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला वायु दाब, उसको क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब। तो हो गया आंसर वायुमंडलीय दाब। दूसरा देखिए, खाली स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? पहला, ठोस द्वारा केवल डैश दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। तो केवल पता है नीचे दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। दूसरा, वायु द्वारा आरोपित दाब का मान डैश दिशा में होता है। तो किस दिशा में होता है? तो वायु है ना सभी दिशाओं में है ना दाब लगाता है। ठीक है, तीसरा सवाल, द्रव द्वारा आरोपित दाब डैश दिशा में होता है। तो द्रव भी है ना सभी दिशाओं में दाब लगाता है, तो हो जाएगा सभी। ठीक है, दाब की इकाई डैश है, तो दाब की इकाई क्या है? पास्कल है, पास्कल। और पांचवा, जल की गहराई में दाब का मान डैश होता है। तो जल की गहराई में दाब का मान है ना अधिक होता है, अधिक। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर है, ठीक है, समुद्र है तो गहराई ज्यादा है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति जाएगा ना गहराई में, तो इतना जो पानी है ना, इतना जो ऊपर इसके ऊपर पानी है ढेर सारा, वो सब के सब क्या करेगा? दाब लगाएगा। तो जाहिर सी बात है जल की गहराई में क्या होगा? जल की गहराई में दाब का मान अधिक होता है। तीसरा सवाल है, पहला, ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है। यहाँ पर पता है ये सत्य असत्य का सवाल है, सही गलत का सवाल है। तो ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, तो हो जाएगा सही। सही बात है। द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, तो ये अभी आपको बताया, अभी बताए थे, तो ये हो जाएगा सही। वायु में भार होता है, तो ये भी हो जाएगा सही। ठीक है, क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ये अभी आपको बताए थे कि दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर क्षेत्रफल है ना, ये देखिए क्षेत्रफल नीचे है और दाब क्या ऊपर है। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल घटेगा मान, तो दाब क्या है ना, दाब बढ़ेगा, मान दाब का मान बढ़ेगा। समझ गए? तो ये बात है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर का, बल एवं दाब में क्या अंतर होता है? तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए क्या पूछा जा रहा था, बल एवं दाब में क्या अंतर होता है? तो उत्तर लिखेंगे, बल एवं दाब में निम्नलिखित अंतर होता है। तो इधर लिखेंगे बल, इधर लिखेंगे दाब। तो पहला लिखेंगे, यह एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। तो किसी वस्तु को धक्का देते या खींचते हैं तो वही बल है। ठीक है, साधारण भाषा में
ये साधारण परिभाषा है, और ऊपर वाले क्लास में जाइएगा ना तो इसका अच्छे से परिभाषा पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लंबा चौड़ा। दाब देखिए, दाब किसको कहते हैं? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ना, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो ये हो जाएगा, यह इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल है। इकाई मतलब क्या होता है? एक। और बल का मात्रक पता है? न्यूटन होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन को एन लिखते हैं। तो अंतर है। ठीक है, बहुत अंतर है। अगला देखिए, पांचवा सवाल। ठीक है, पांचवा सवाल, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, हम पिन को नुकीला इसलिए बनाते हैं क्योंकि नुकीला बनाने से पिन की नोक का क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे दाब अधिक लगता है और यह आसानी से कहीं भी प्रवेश कर जाता है, कोई भी कपड़ा में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो सब जगह एक ही फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला? फिर से बता रहा है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, है ना, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ना कि देखिए, ये जो है ना क्षेत्रफल नीचे है और दाब क्या है? ऊपर है। ठीक है, यहाँ समझिएगा। तो क्षेत्रफल का मान अगर बढ़ेगा ना, क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो दाब का मान क्या होगा? घटेगा। दोनों में उल्टा संबंध है। ठीक है, और दाब का मान बढ़ेगा तो क्षेत्रफल का मान घटेगा। समझे? तो यहाँ पर पिन में क्या हो रहा है? पिन में यहाँ समझिए, पिन में क्षेत्रफल का मान है ना, क्या हो रहा है? घट रहा है, क्योंकि नुकीला बना रहे हैं तो घट रहा है क्षेत्रफल का मान। तो दाब का मान क्या होता है? बढ़ता है। यही कारण है कि आसानी से कहीं भी कोई भी कपड़ा में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, छेद हो जाता है आसानी से। छठा सवाल, आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है? तो देखिए, हम अपने सिर पर ना 100 किलोग्राम वायु के भार को ढो रहे हैं अगर हमारे सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं 100 वर्ग सेंटीमीटर है सिर का क्षेत्रफल, यानी 10 इधर 10 इधर, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इस तरह का। ठीक है, तो इस पे है ना, इस पे 100 किलोग्राम वायु के भार को ढो रहे हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ना 1 किलोग्राम भार वायुमंडलीय भार रहता है। समझे? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना रहता है? 1 kg, यानी 1 किलोग्राम वायु का भार रहता है। तो 100 पे कितना होगा? 100 पे 100 किलोग्राम वायु का भार होगा। अगला सवाल, 7वां नंबर का सवाल, पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में, सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? तो उत्तर लिखेंगे, पर्वत के ऊपर चढ़ने पर वायु दाब घटता है और हवा पतली होती जाती है, जिसके कारण पर्याप्त हवा फेफड़ों में नहीं पहुंच पाता और पर्वतारोही को सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे पर्वत हो जाते हैं ना तो ऊपर हवा है ना, हवा बहुत कम होता जाता है। पर्वत है तो ऊपर हवा बहुत कम होता जाता है, जिसके कारण क्या, फेफड़ों में हवा पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाता, तो फिर एनर्जी का कमी हो जाता है। तो आगे 8वां सवाल, पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं? ठीक है, तो ये उत्तर लिखेंगे, पास्कल, ये पास्कल वैज्ञानिक का नाम है, ब्लेज पास्कल पूरा नाम होता है। तो पास्कल ने एक टेनिस बॉल लिया। ठीक है, एक टेनिस बॉल लिया, जैसे टेनिस खेलते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं ना, हम सब उसको टेनिस बॉल ही कहते हैं। ठीक है, जो रबर का रहता है। तो पास्कल ने एक टेनिस बॉल लिया और इसमें छोटे छोटे बहुत से छिद्र कर दिए। ठीक है, छिद्र कर दिया, इसे दबाकर वायु निकाला और इसे बाल्टी में डुबोया। बॉल पर से दाब हटाने पर जल प्रवेश कर गया। बॉल को जल से बाहर निकालकर दबाने से छिद्रों से जल सभी दिशाओं में बाहर निकलने लगा, अतः द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बोला गया है ना कि सबसे पहले क्या किया ना, पास्कल क्या किया, टेनिस बॉल लिए, टेनिस बॉल ले लिए, इसमें ढेर सारा क्या किया, छेद कर दिए। उसके बाद क्या, इसके बाद इसको दाब दिए, दाब दिए तो इसमें के अंदर हवा निकल गया पूरा, और फिर बाल्टी में ऐसे करके ना डुबो दिए। तो इससे क्या हो गया, इससे पानी अंदर चला गया। ठीक है, पानी अंदर चला गया। उसके बाद इसको बाहर निकाले और फिर इसको क्या किया, इसको दबाएं। ठीक है ना, इसको फिर क्या किया, दबाएं। तो देखेंगे ना कि सभी छिद्रों से जितना छेद है ना, सबसे पानी बाहर निकलने लगा। जिससे क्या सिद्ध होता है, किससे सिद्ध होता है कि द्रव है ना, द्रव द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है। मान लेते हैं कि ये छेद है ऐसा। ठीक है, मान लेते हैं कि
सब जगह से निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि सभी दिशाओं में दाब लग रहा है ना दबाने पे। ठीक है, पानी सब दिशाओं में निकल रहा है तो सब दिशाओं में क्या हुआ, दाब आरोपित हो रहा है तब ना। 9वां सवाल है यहाँ पे, आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे? आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे? एक साधारण वायु दाब मापी निर्माण एवं क्रिया विधि का वर्णन करें। तो बोला गया एक साधारण वायु दाब मापी का निर्माण करना है, बनाना है, और कैसे काम करता है ना ये भी बताना है। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, किस स्थान पर वायु दाब हम मैनोमीटर दाब मापी से निकालेंगे। तो देखिए इसको बनाने का क्या तरीका, तो ये है ना, ये साधारण सा मैनोमीटर है, वायु दाब मापी है। ठीक है, वायु दाब मापी है। तो बताते हैं कि कैसे इसका निर्माण विधि है और कैसे काम करता है। तो पहले पहले है ना निर्माण पढ़ेंगे। तो निर्माण में क्या करते हैं, एक यू आकार की नली लेते हैं जिसका दोनों सिरा खुला होता है। इसको एक बोर्ड पर लगाकर यू नली पर मध्य से निश्चित दूरी पर दोनों नली को असांकित करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले है ना यू आकार का क्या नली लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे यू आकार का ऐसा ना ये नली लिया हुआ। ठीक है, यू आकार का यहाँ पे नली लिया हुआ। अब इसमें क्या है, इसको फिर फिट कर दिए ना, और फिर इसमें क्या किए, असांकित कर दिए। असांकित मतलब ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, इतना काम कर दिए। उसके बाद इसमें रंगीन जल भर देते हैं, रंगीन जल। तो आगे लिखेंगे, फिर रंगीन जल भरते हैं। यू नली के दोनों बाहों पर जल के चिन्ह के स्तर को नोट करते हैं। ठीक है, नोट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर है ना चिन्ह, ठीक है, जैसे इसमें ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर शुरू में क्या रहेगा, शुरू में बराबर रहेगा। ठीक है, आपको बता रहे हैं क्यों रहेगा, आगे बताएंगे। यहाँ पर शुरू में हम मान लेते हैं कि इतना इतना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इतना इतना रहेगा, इतना इतना दोनों में रहेगा। ठीक है, रंगीन जल भरे तो यहाँ पर अंकित कर लेंगे कि हाँ यहाँ पर पानी था। ठीक है, अंकित कर लेंगे। उसके बाद एक कीप लेंगे, है ना, यहाँ पे कीप लिया हुआ, कीप लेंगे, और फिर इसको यहाँ पर क्या ये जो होता है ना बैलून, उससे बांध देंगे। फिर यहाँ पर से एक रबर लेंगे तो इसको इधर से ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो यही सब यहाँ पर पूरा का पूरा बताया गया, तो वही सब लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लास्टिक की कीप लेकर बड़े वाले मुंह पर बैलून की झिल्ली को बांध देते हैं। कीप की पतली नली में रबड़ की नली लगा देते हैं, जिसका दूसरा छोर यू नली के बाह में लगाते हैं। ये जो रबड़ की नली है ना, रबड़ की नली ये वाला, तो बस इस कीप से क्या किए कि कीप के एक छोर से क्या किए, जोड़ दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अभी कैसे काम करता है वो क्रिया विधि पढ़ते हैं। तो कीप की झिल्ली पर ऊपर की ओर दाब लगाने से कीप के अंदर की वायु पर दाब लगता है। ठीक है, वायु संपीड़ित होकर यू नली के रंगीन जल पर दबाव डालती है। यू नली के दूसरी बाह का रंगीन जल बाह में ऊपर चढ़ जाता है। इसी प्रकार झिल्ली को नीचे खींचने पर नली में रंगीन जल नीचे गिर जाता है। इस प्रकार द्रव से दाब की माप की जाती है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या था, इतना इतना। ठीक है ना, इतना इतना सतह था। ठीक है, रंगीन जल का सतह था। ठीक है, आप जब इसको स्थिर छोड़े हुए थे तब, और जब नीचे की ओर ऐसे खींचते हैं ना, तो यहाँ पर पता है इस नली में ना हवा का दाब है ना कम हो जाता है। पहले तो क्या यहाँ और यहाँ दोनों बराबर था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर नीचे किया ना, नीचे, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर नीचे किए तो ज़्यादा ज़्यादा स्थान बन गया ना, तो यहाँ पर हवा का दबाव कम हो गया, और बस यहाँ का हवा का दबाव ज़्यादा हो गया, तो ऐसे दाब लगेगा, और ये पानी यहाँ पहले यहाँ था ना, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा जब ऐसे दाब ऐसे लगाएंगे ना, दाब ऐसे लगाएंगे ऊपर की ओर ऐसे चापेंगे, तो हवा का दबाव ज़्यादा लगेगा, तो पानी यहाँ पर जो था ना, तो ये क्या होगा, ये यहाँ चढ़ जाएगा। समझे, तो दोनों में अंतर जितना हुआ ना वो रिकॉर्ड कर लेंगे। इस प्रकार से दाब हम लोग क्या करते हैं, माप लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।